नमस्कार दोस्तों, मैं भारत स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज की वीडियो बायोलॉजी की वीडियो है हमारी, जिसमें हम गुणसूत्र के बारे में जानकारी लेंगे। गुणसूत्रों के साथ साथ में अगर कोई जैसे गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, अगर उनमें कोई एडिशन हो जाए या कोई किसी का रिमूवल हो जाए, किसी एक क्रोमोसोम का, दो क्रोमोसोम का, तो उससे कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझे ये बात भी बोली है कि आप सामने वीडियो में नहीं आते हो। देखिए, मेन चीज़ ये है कि आपके पास में कंटेंट पहुंचना चाहिए, और मैं सामने वीडियो में इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि मैं अपने घर से ही शूट कर रहा हूँ वीडियो को। तो जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं लॉकडाउन के टाइम में, लगभग 16 वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हैं, और ये 16 की 16 वीडियोस जो हैं वो मेरे घर के ही, जो मेरे रूम में बोर्ड लगा हुआ है उस बोर्ड पे मैं इनको बना रहा हूँ। तो क्या होता है कि बड़ा बोर्ड होना चाहिए, और बड़ा बोर्ड यहाँ पे नहीं है, बड़ा बोर्ड बाहर है, उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, जहाँ पर मैं पूरा पूरा जो है सामने आकर के पढ़ा पाऊँगा। तो वो तो लॉकडाउन के बाद में सिचुएशन जैसे नॉर्मल होगी, तो वहाँ पर मैं ज़रूर आऊँगा और सामने से ही फिर से सही से जो है पढ़ाने का प्रयास करूँगा आप लोगों को, ताकि इंटरेक्शन भी हो सके सही से। आप लोगों को बस ये जो है साथ साथ में देखते हुए चलना है कि आपको इन वीडियोज़ का फ़ायदा कितना हो पा रहा है। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि ये सभी की सभी वीडियोस सिर्फ आप स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। अगर आप लोगों को ही वीडियोस अच्छी नहीं लगेंगी तो फिर इन वीडियोस का बनाने का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए अगर कोई भी इसमें कोई फीडबैक है आपका, आप चाहते हो कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए या कुछ चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, तो मुझे बिल्कुल आप अपने ओपिनियन दे सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को, आपके ओपिनियंस को इंक्लूड कर सकूँ। फिर ये दोस्तों, बात की जाए अगर क्रोमोसोम की, क्रोमोसोम के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी पहले भी ले चुके हैं। अपनी एक वीडियो हमने जब पहले बनाई थी साइटोलॉजी की, तो साइटोलॉजी में हमने सेल का अध्ययन किया था, कोशिका का अध्ययन किया था, और वहाँ पर कोशिका में जो न्यूक्लियस है उसी में पाया जाता है क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये, इन क्रोमोसोम्स के क्या क्या फंक्शन थे, क्या क्या किसने इसकी खोज की थी, वो चीज़ें हम ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस कर ही चुके थे। एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँगा। एक व्यक्ति थे वोल्डेयर, इनका नाम था वोल्डेयर। वोल्टेयर ने इसकी खोज की थी, इसको डिस्कवर किया, क्रोमोसोम को। तो क्रोमोसोम्स कितने होते हैं कितने नहीं, वो तो बाद की बात है, उनको तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि क्रोमोसोम होते क्या हैं और इसकी खोज किसने की, तो वो वोल्टेयर ने की थी। मैंने आपको ये भी बताया था साथ साथ में कि इनका जो फंक्शन रहता है, फंक्शन इनका जेनेटिक होता है। कौन सा फंक्शन प्ले करते हैं, ये जेनेटिक प्रक्रिया को जो है संचालित करते हैं। अब जो अनुवांशिकी प्रक्रिया है या जेनेटिक फंक्शंस है, ये जेनेटिक फंक्शंस कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग वाली वीडियो में, अगर आपको याद होता है, याद होगा तो मैंने कहा था कि क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट कोडेड इंफॉर्मेशन टू द ऑफ स्प्रिंग्स। अच्छा, मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, मैं चाहता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी जो भी सभी के सभी वीडियोस देख रहे होते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको खुद से कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैं पूरे पूरे सेंटेंस भी लिखता हूँ यहाँ पर, सेंटेंस को मुँह से भी जो है बोलता हूँ बार बार। वो इसलिए बोलता हूँ कि ताकि आप एक प्रॉपर नोट्स अपना तैयार कर सको। ये क्लास सिर्फ ऐसी नहीं है कि यहाँ पर आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी और जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन देने के क्रम में आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ जाए, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो आपके साथ में। इसलिए चूँकि मैं लिखता हूँ सारी चीज़ों को यहाँ पर, तो वीडियो का ड्यूरेशन अपने आप ही बढ़ जाता है। अगर आप वीडियो को समझने का प्रयास करो तो ज़्यादा लंबा जो है नहीं होता है वीडियो। 45 मिनट की वीडियो में हम सारी चीज़ों को लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, समझते भी हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम उसमें बढ़ जाता है। तो आपको इसका फंक्शन भी पता है कि कोडेड इन्फॉर्मेशन भेजता है। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि कोडेड इन्फॉर्मेशन कैसे भेजेगा, क्योंकि जो जीन्स होते हैं, जीन्स जिनको हम जीन ही बोलते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार जोहन्सन नाम के व्यक्ति ने जीन जो टर्म है, इस टर्म को क्या किया था, कोइन किया था। यानी कि पहली बार जीन शब्द का यूज किस व्यक्ति ने किया था, जोहन्सन ने किया था। अब पहला नाम इसका माइकल था, मिशेल था, उससे कोई मतलब नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन था, जोहन्सन था। तो जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। तो जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। इसलिए अगर इनमें कोई भी जो है किसी भी टाइप की अगर एनोमोली हो जाए, एनोमोली को हम बोल सकते हैं विसंगति, अगर कोई भी टाइप की विसंगति हो जाए इनमें, तो उसी से बनती है जेनेटिक
डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स को हम बोल सकते हैं अनुवांशिकी विकार या अनुवांशिकी बीमारियाँ। आप इसको पूरा लिखना, अनुवांशिकी बीमारियाँ इसको कहते हैं हम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। तो यहाँ पर हमने क्या बात समझी है कि जो क्रोमोसोम होता है वो ओल्डर ने खोज की, फंक्शन उसका अनुवांशिकी है। साथ में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कोडेड इन्फॉर्मेशन भेजते हैं ऑफ स्प्रिंग्स में। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि क्या होता है कि माता पिता जैसे ही फेस होते हैं, चेहरे होते हैं बच्चों के, उनके हाव भाव, उनका खाने का स्वाद, उनका म्यूजिक सुनने की उनकी पसंद, तो उनकी जो पसंद है नापसंद है वो उनमें आते हैं उनके माँ बाप से, या उनके दादा दादी हुए या नाना नानी, जो उनके जो है पूर्वज हैं। यानी कि ऑफस्प्रिंग का मतलब हो गया संतान। इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम के माध्यम से ही संतानों में माँ बाप के गुण पहुँचते हैं। आपको बेसिक बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी क्या है यहाँ पर मैंने बताया कि जीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, ये गुणसूत्र में। और इसलिए अगर क्रोमोसोम में कोई विसंगति पैदा हो जाए, यानी कि विसंगति का मतलब है यहाँ पे मैं आप इसको समझ लेना कि क्या तो एडिशन हो रहा है किसी क्रोमोसोम का, या उसका हो रहा है रिमूवल, या तो वो उसमें जुड़ रहा है या उसमें कम हो रहा है। जैसे मैं सिंपल आपको कहना चाहूँगा कि मान लेते हैं कि जैसे ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर होते हैं इंसानों में क्रोमोसोम के। तो अगर इसमें 46 की जगह गलती से 45 हो जाए, या उसकी जगह गलती से 47 हो जाए, तो इसकी वजह से यानी कि ये क्या हुआ, क्या तो एडिशन हो गया या रिमूवल हो गया। इसकी वजह से क्या होगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी कि अनुवांशिकी बीमारियां पैदा हो जाती हैं किसी भी व्यक्ति में। तो इसलिए क्रोमोसोम्स का क्या है कि क्रोमोसोम्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रोमोसोम के टाइप्स की, कि क्रोमोसोम के कितने प्रकार होते हैं। देखिए मैं आपको पहले से एक बात क्लियर भी कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो हमारी क्लास है, मतलब जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की कर रहे हैं, या एसएससी की, रेलवेज़ की कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको साफ साफ इंडिकेट किया जाता है कि 10th लेवल तक का मैक्सिमम आपसे पूछा जाएगा। 10th लेवल का मतलब है कि आपको इन चीज़ों की सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको। इसलिए इस तैयारी का नाम भी क्या है, सामान्य ज्ञान या सामान्य विज्ञान कह देंगे उसको। तो सामान्य इसलिए है क्योंकि आपको उसमें जो है कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना उसमें। आपको सिर्फ वो बेसिक जानकारी चाहिए होती है कि जो आपके पेपर में पूछने के जिसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जैसे अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप में वैसे तो पूरा का पूरा डिटेल में बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है क्रोमोसोम, लेकिन हम इसमें सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इसकी अगर टाइप की बात करते हैं तो ये दो टाइप के होते हैं। एक को तो हम बोलते हैं जैसे सेल होता है, सेल, तो सेल को हम बोल देते हैं सोमेटिक सेल होता है जैसे। अब उसी सोमेटिक सेल से शब्द आया है सोमेटिक क्रोमोसोम। देखिए मैं आपको इसको देसी भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपके समझ में आए। इसको हम कह सकते हैं कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र इसको कह सकते हैं। कायिक गुणसूत्र का मतलब है कि ये जो क्रोमोसोम होंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि क्रोमोसोम क्या करते हैं कि कोडेड इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, यानी कि एक निश्चित कोड में इन्फॉर्मेशन भेजते हैं माता पिता की अपने बच्चों में। तो सोमेटिक का मतलब कायिक से है, काया मतलब शरीर की बात हो रही है, बॉडी की बात हो रही है। तो जैसे शरीर हुआ, अब शरीर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि कोई किसी व्यक्ति का फेस है, या किसी व्यक्ति की जैसे नोज है, या उसके हेयर है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, यानी कि जो बॉडी से रिलेटेड है उसकी। तो जो उसकी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं उन चीज़ों का जो डिटर्मिनेशन यानी कि निर्धारण होगा वो सोमेटिक क्रोमोसोम्स करते हैं। सोमेटिक क्रोमोसोम्स को ही हम ऑटोसोम्स भी कह देते हैं, इसको ही हम ऑटोसोम्स भी कह देते हैं। तो एक प्रकार तो ये होगा इसका। दूसरा प्रकार इसका होता है, उसको बोल देंगे हम रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम। रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स इसको कह देंगे, इसको हम प्रजनन गुणसूत्र कह देते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात और भी यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि ये नाम मैंने जो है दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पर लिए हैं। दूसरे फॉर्मेट में कैसे यहाँ पर नाम लिए हैं, क्योंकि होता क्या है कि जैसे रिप्रोडक्टिव गुणसूत्र होते हैं। अब किसी भी व्यक्ति, कोई भी, जैसे मेल है फीमेल है, मेल का जो स्पर्म होता है, शुक्राणु होते हैं, और जो फीमेल के का ओवा, जिसको ओवम भी बोल देते हैं, यानी कि अंडाणु होता है, जब उनमें आपस में रिएक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, निषेचन की प्रक्रिया। तो उस निषेचन की प्रक्रिया में फिर गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स का मतलब है हैप्लॉइड गैमेट, यानी कि ऐसे गैमेट कि वो अलग अलग हो जाते हैं। हम उसको आगे डिटेल में समझेंगे कि वो कैसे अलग अलग होते हैं। तो उन्हीं के बेस पर ही मैंने उसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर इसको दो टाइप में लिखा है, यानी कि सोमेटिक क्रोमोसोम और रिप्रोडक्टिव। तो सोमेटिक ऐसे होंगे जो बॉडी को, यानी कि शरीर को क्या कर रहे होंगे, शरीर को जो शेप होगी, जैसे माता पिता की है, किसकी है, उनका डिटर्मिनेशन हो रहा है यहाँ से। जबकि रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम्स किसका डिटर्मिनेशन करते हैं, सेक्स का करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन
इन चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके लिंग का निर्धारण करते हैं। सेक्स का मतलब है यहाँ पे जेंडर से, यानी कि लिंग का निर्धारण करते हैं बच्चों में माता पिता के जो प्रजनन गुणसूत्र होते हैं। कभी कभी पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपसे डायरेक्टली तथ्य ही मांग लिया किसी चीज़ का। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं जिनमें पूछ लिया जाता है कि उस प्रजाति में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। पहली बात तो आपको ये भी ध्यान रखनी है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं ऐसी कि जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी कितनी होती है, कभी कभी डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे पहला जो प्रजाति है जैसे पिजियन है, कबूतर है, कबूतर में टोटल 40 पेयर पाए जाते हैं। कितने पेयर पाए जाते हैं? 40 पेयर। किसके? क्रोमोसोम्स के। 40 पेयर है तो उसका मतलब अपने आप ही हो गया कि 80 क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। टोटल कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 80 के आसपास में क्रोमोसोम होंगे। दूसरा जैसे डॉग, जैसे कुत्ता है, कुत्ते में लगभग 39 पेयर के आसपास में होते हैं। 39 पेयर है तो इसका मतलब क्या होगा कि 78 के आसपास में क्रोमोसोम्स की संख्या है। दूसरा हो गया डॉग। तीसरे की अगर बात करते हैं तो वो है हॉर्स। हॉर्स का भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि घोड़े का जो सेल होता है उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो जैसे हॉर्स है, हॉर्स में होते हैं 32 के आसपास में। 32 का मतलब होगा कि ये होगी 64 के आसपास। ऐसे ही अगर हॉर्स के बाद हम बात करते हैं तो जैसे होता है चिंपैंजी। जो चिंपैंजी होता है यानी कि बंदर होता है, जो बंदर में लगभग 24 के आसपास में पेयर होते हैं, यानी कि 48 के आसपास में संख्या रहेगी इनकी। चिंपैंजी के बाद में फिर आपको पता है जैसे ह्यूमन है, इंसान। तो इंसानों में 23 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 46 के आसपास में क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर जैसे हेयर होता है, रैबिट होता है, रैबिट खरगोश। तो रैबिट में 22 यानी कि 44 के आसपास में 22 पेयर होंगे। 44 के आसपास में क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। इसके अलावा जैसे कैट होगा, कैट में लगभग 19 पेयर होते हैं। इसका मतलब क्या होगा? 38 के आसपास में क्रोमोसोम्स की उसमें संख्या पाई जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे 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 व्हीट है, व्हीट अनाज। तो व्हीट का मतलब गेहूँ की बात हो रही है यहाँ पर, गेहूँ की। तो गेहूं का भी पूछा गया है कई बार पेपर में। तो गेहूं में पाए जाते हैं लगभग 21 के आसपास में पेयर। इसका मतलब होगा कि ये 42 के आसपास में क्रोमोसोम्स होते हैं गेहूं में। गेहूं के अलावा जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग मेंढक। तो मेंढक का भी पूछा गया है, राना टिग्रिना, आपको पता भी होगा इसका जो बायोलॉजिकल नेम है। आप इनके बायोलॉजिकल नेम्स को आप इंटरनेट की हेल्प से भी देख सकते हो वैसे भी, तो वहाँ से उसको चेक जरूर कर लेना एक बार। तो जैसे फ्रॉग है, मेंढक है, मेंढक में लगभग पाए जाते हैं 13 पेयर के आसपास में, यानी कि 26 टोटल के क्या होंगे इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होगी। इसके अलावा जैसे हाउस फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई के लिए शब्द है मक्खी। जो घरों में पाई जाने वाली मक्खी होती है, उसमें 6 के आसपास में होंगे, 6 पेयर होंगे, यानी कि 12 उनकी संख्या होगी। ऐसे जैसे मॉस्किटो होगा, जो मच्छर होता है, मच्छर में 3 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 6 क्रोमोसोम्स की उसमें संख्या होती है। फिर ये दोस्तों यहाँ से हमें पता चला है कि क्रोमोसोम्स अलग अलग कितने जोड़े पाए जाते हैं अलग अलग स्पीसीज़ में, अलग अलग प्रजातियों में। और इन प्रजातियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रजाति है वो कौन सी है? वो हम खुद ही हैं, यानी कि ह्यूमन है, मानव की बात हो रही है। जो मानव होता है, मानव में कितने पेयर्स होते हैं? टोटल कितने पेयर होंगे? 23 पेयर है। 23 पेयर क्या है? क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम्स जो 23 पेयर है वहाँ पे मानव में, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। एक को तो हम जनरली बोल देंगे कि भाई ऑटोसोम्स होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था अभी। और दूसरे को, इसको हिंदी में भी ऑटोसोम ही कहेंगे, दूसरों को हम सेक्स क्रोमोसोम बोल देते हैं या रिप्रोडक्टिव क्रोमोसोम। तो ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो जो 22 पेयर होंगे, 22 पेयर जो होंगे, 22 जोड़े, वो ऑटोसोम के होते हैं, जबकि एक पेयर किसका होता है? वो सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग गुणसूत्र भी इसको कह देंगे, लिंग गुणसूत्र। और ये जो क्रोमोसोम होता है, ये जैसे मेल है, तो चूंकि ये पेयर में पाया जाता है तो पेयर में ये होता है एक्स और वाई के फॉर्म में। जो फीमेल होती है उसमें होता है ये एक्स और एक्स। ये जो एक्स और वाई लिखा हुआ है, ये इंडिकेशन होता है कि जब हैप्लॉइड गैमेट आपस में मिल करके जाइगोट बनाएंगे बाद में। जाइगोट क्या होता है, गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड गैमेट क्या होता है, डाइप्लॉइड गैमेट क्या होता है, उसको हम फिगर में समझने का प्रयास करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में जो है क्रोमोसोम में, वो क्या है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। तो हमें यहाँ पर दो बातें समझनी होगी पहले, कि एक होता है सोमेटिक सेल, हमने पहले पढ़ा था क्या, कोशिका के बारे में, इसको हम क्या कहते हैं, कायिक कोशिका। और एक होता है हमारा दूसरे वाला जो होगा, उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। और रिप्रोडक्टिव सेल के लिए हिंदी में शब्द है प्रजनन कोशिका। तो जैसे कोई भी मानव है, मानव में क्या होता है कि दो प्रकार के सेल होते हैं, और यही सेल फिर बाद में फर्दर और डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अलग अलग सेल्स के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब जैसे सेल है, जब सेल जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उससे बनता है टिश्यू। टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। जो ये ऊतक होते हैं, ये ऊतक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर जो हमारी स्किन होती है वो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से, एपिथेलियल टिश्यू से, जिसको हम त्वचा ऊतक कह देते हैं। जैसे हमारा हार्ट है वो कार्डियक टिश्यू से मिलकर बनता है, यानी कि हृदय जो पे टिश्यू होते हैं। ऐसे ही हमारा जो जैसे जो मसल्स हैं हमारी, वो बनती है मस्कुलर टिश्यू से, यानी कि पेशी ऊतक कह देंगे इसको। ऐसे बहुत सारे टिश्यूज़ बॉडी में होते हैं, तो उनको टिश्यूज़ को तो हम बाद में समझेंगे जब टॉपिक आएगा। तो यही क्या होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, इनके जो कॉम्प्लेक्शन से, इनकी जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। कोई भी ऑर्गन, जैसे स्किन है, स्किन हमारी सबसे बड़ी ऑर्गन मानी जाती है, यानी कि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। जब ये बहुत सारे ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे ऑर्गन सिस्टम यानी कि जिसको हम बोल देंगे अंग तंत्र। अब ये अंग तंत्र में जैसे कि हाथ भी है, पैर भी है, स्किन है हमारी, हमारी मसल्स है, हमारे जो है हार्ट की पेशियाँ हैं, हमारे जो नर्व टिश्यूज़ होते हैं, नर्व मतलब ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं, मस्तिष्क की जो कोशिका है, जिनको हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो ये सभी के सभी जो टिश्यूज़ होते हैं, कोशिका होती हैं, मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिससे बनती है बॉडी। अल्टीमेटली क्या बनती है, बॉडी, जो शरीर होता है हमारा। तो इस बॉडी के निर्माण में पूरा पूरा जो योगदान होता है वो किसका होता है, सोमेटिक सेल का। जबकि जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है, इसकी अगर बात करें तो जैसे मेल है, मेल कोई भी अगर पुरुष है, तो पुरुष में जो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उनको हम कहते हैं स्पर्म, जिसको हम शुक्राणु कह देते हैं, शुक्राणु। तो मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। जबकि वहीं पर जो फीमेल होगी, स्त्री में जो होता है, उसको बोलते हैं ओवम कह सकते हैं, या ओवा कह सकते हैं उसको। तो इसके लिए हिंदी में शब्द होता है अंडाणु, अंडाणु। अब जो मेन बात हमें यहाँ पर समझने की है कि सेक्स डिटर्मिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कायिक कोशिका का रोल नहीं होता, यहाँ पर किसका रोल होगा, जो प्रजनन कोशिका होगी। यानी कि इस प्रजनन कोशिका, जो ये प्रजनन कोशिका होगी, इस प्रजनन कोशिका में ही क्या पाया जाता है, जो क्रोमोसोम होगा, जो सेक्स को का निर्धारण करता है। जैसे कि मैंने कहा कि मान लेते हैं कि जैसे कोई बच्चे हैं, बच्चे तो भाई माता पिता से ही जन्म लेंगे, तो जैसे पेरेंट है, तो जैसे पेरेंट्स है, एक तो फादर होंगे, एक मदर होंगी। फादर के जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो कौन कौन से हैं, एक्स वाई है। जो मदर के हैं वो कौन कौन से हैं, एक्स एक्स है। अब इनसे बच्चे में एक्स एक्स बनेगा या एक्स वाई का निर्माण होगा, वो डिपेंड करता है जो माता पिता होंगे उनके जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर, और क्रोमोसोम से बनने वाले जो गैमेट्स हैं, और जो गैमेट का जब आपस में जो संयोजन होगा, उस संयोजन के कारण कौन सा जाइगोट बनता है वहाँ पे। जाइगोट का मतलब होगी कि वो पुरुष के लिए बनना है या महिला के लिए बनना है। तो अगर पुरुष के लिए बनना है तो फिर सन होगा, यानी कि बेटा होगा, और अगर महिला के लिए बनना है तो वो फिर बेटी होगी, यानी कि बेटी का जन्म होगा। जो ये प्रोसेस है, ये जब यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो इसी को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ये भी यहाँ पर आप नोट ही कर लेना साथ साथ में, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। यानी कि जब पुरुष का स्पर्म और ओवा आपस में रिएक्ट करते हैं, उसके बाद में फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जिससे जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जो बनता है वो महिला के लिए एक्स एक्स बनता है, पुरुष के लिए एक्स वाई बनता है। तो इन्हीं से जो है बच्चों में लिंग का निर्धारण होता है। इसको एक फिगर के माध्यम से समझेंगे ताकि और भी आसान हो जाए। और आपको एक बात विशेष ये भी ध्यान रखनी है कि ये जो टॉपिक है इसके लिए हिंदी में अलग अलग शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी, इसलिए आप प्रयास करना कि इसको अंग्रेजी में ही पढ़ो। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसको हम थोड़ा सा ज़्यादा इंग्लिश में टिल्ट होकर चलेंगे, बाकी जो दूसरे टॉपिक्स होंगे जितने भी, उनमें बाइलिंगुअल लगभग सेम ही रेशियो रहेगा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, ताकि दोनों के दोनों माध्यम के बच्चे आराम से समझ सकें चीज़ों को। तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का जो स्पर्म होगा,
और प्लस ओवा होगा। अभी हमने डिस्कस किया, इसको हम शुक्राणु बोलते हैं, इसको अंडाणु बोलते हैं। तो अगर यहाँ की बात करते हैं तो वहाँ पर क्रोमोसोम्स कौन से हैं, एक्स वाई है, जबकि यहाँ पर क्रोमोसोम कौन कौन से हैं, एक्स एक्स है। इनका आपको पता ही है। अब क्या होता है कि जब इनमें रिप्रोडक्शन होगा, जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा प्रजनन का, तो प्रजनन के प्रोसेस में होगा क्या कि इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल, ये भी आपको ध्यान रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन कह देंगे या लैंगिक प्रजनन कह देंगे। तो लैंगिक प्रजनन होने के बाद में होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो माता की ओवरी में जा कर के, उससे पहले जो फेलोपियन ट्यूब होती है वहाँ पर जा कर के क्या होते हैं कि ये अलग अलग हो जाते हैं सभी के सभी। जैसे कि जो पुरुष का स्पर्म है उसमें से जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो स्प्लिट कर जाते हैं अलग अलग, ये भी, और जो महिला के हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अलग अलग स्प्लिट कर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। जब ये विभाजित हो जाते हैं तो सिंगल सिंगल सेट बचता है। क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, यानी कि लैंगिक प्रजनन अभी हो चुका है। तो उसके बाद में यहाँ पर ये सिंगल सिंगल जो क्रोमोसोम होंगे उनके सेट अलग बन जाएंगे। इन सिंगल सिंगल क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं हैप्लॉइड गैमेट, इसको बोलते हैं हम हैप्लॉइड गैमेट बोलते हैं इसको। और जैसे यहाँ पर ये जोड़े में है तो जोड़े वाले को हम क्या बोलते हैं, डायप्लॉइड गैमेट। आपने यहाँ पर नाम से आपको पता चला होगा कि ये तो कोई एक वाला गैमेट है जिसमें एक एक की बात हो रही है, और यहाँ पर दो दो हैं तो उसको हमने डायप्लॉइड गैमेट बोल दिया है। अब क्या होता है कि जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो इसके बाद में फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि निषेचन प्रक्रिया जो होगी वो शुरू हो जाती है। जब निषेचन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो जो ये एक्स है, ये वाला एक्स, ये एक्स के साथ में जो है फर्टाइल कर जाएगा। ये क्या होगा कि ये एक्स जा करके इस वाले एक्स के साथ में रिएक्ट करेगा और फिर इसके अंदर ये ट्रांसमिट हो जाएगा, और ट्रांसमिट होने के साथ साथ में फिर क्या होगा कि यहाँ से इन दोनों में एक अलग से ही डायप्लॉइड टाइप का गैमेट बन जाएगा। एक अलग ही क्या बन जाएगा, डायप्लॉइड टाइप का गैमेट बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये पुरुष का एक जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम है, वो महिला के एक क्रोमोसोम के साथ में क्या कर गया, रिएक्ट कर गया। इसी प्रकार से अगर इसको देखें तो जो ये होगा ये भी इसके साथ में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये अलग अलग क्रोमोसोम है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स और वाई, यहाँ पर दोनों को दोनों जो बनेगा, जो डायप्लॉइड गैमेट बनेंगे, इनको हम सम्मिलित रूप से मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं जाइगोट। इसको हम बोलते हैं जाइगोट। आप इसको अंग्रेजी में पढ़ो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जाइगोट का मतलब है कि जहाँ पर हम बोल सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ, या इसको ऐसे बोल देंगे हम एम्ब्रायोजेनिक स्टेज, एम्ब्रायोजेनिक स्टेज इसको बोलते हैं हम भ्रूणावस्था। कि यहाँ से भ्रूणावस्था यानी कि भ्रूण जो होता है उसके बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है यहाँ से। अब क्या होगा कि ये वाला एक्स पहले इसके साथ में रिएक्ट किया, अब ये एक्स रिएक्ट करेगा इसके साथ में, तो जब इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो फिर से एक्स एक्स हो जाएगा, और जो ये वाला वाई है जब इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा। आपको पता है कि जो एक्स एक्स होता है ये इंडिकेट कर रहा है मेल को, मेल का मतलब कि चांसेस क्या होंगे, सन होने के। जो यहाँ पर ये एक्स वाई है, एक्स एक्स जो है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, फीमेल को, तो इसका मतलब यहाँ पर चांसेस होंगे डॉटर के होने के, यानी कि माता पिता के यहाँ पर जो जन्म होगा वो बेटी का जन्म होगा। और अगर एक्स वाई है तो जन्म किसका होगा, सन का, यानी कि बेटे का होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी डॉटर का होगा और यहाँ पर भी सन का जन्म होगा। कुल मिलाकर के आप लोग समझ गए होंगे कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, लिंग गुणसूत्र, उन्हीं से ही निर्धारण होता है बच्चों में कौन कौन से बच्चों का जो यहाँ पर जाइगोट बनेगा या एम्ब्रायो बनेगा वो कौन सा बनेगा। यही वजह है कि ये जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का और ये जाइगोट फॉर्मेशन का, इसको हम बोलते हैं जाइगोट का निर्माण, कि जाइगोट के निर्माण में लगभग 3 महीने के आसपास में समय लग जाता है। इसलिए कुछ लोग ऐसे, कुछ असामाजिक लोग भी होते हैं जो क्या करते हैं कि 3 या 4 महीने के बाद में, 3 महीने के आसपास के दौर पीरियड में इस बात को चेक करा लेते हैं कि उनके यहाँ पर होने वाला बेटा है या बेटी है। तो हरियाणा राजस्थान में कुछ लोग ज़्यादा इस टाइप के जो स्टीरियोटाइप्स है उनसे ज़्यादा ग्रसित हैं। अब धीरे धीरे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, और जैसे कि भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आपने सुना भी होगा कि बेटी के जन्म पर उत्सव मनाओ और पढ़ा लिखा करके उसको काबिल बनाओ, या जैसे सरकार भी लगातार जो इस बात के लिए लोगों को एम्फेसिस करती है कि भाई बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ। तो बेटी क्या है कि एक तरीके से बैकबोन है सोसाइटी की,
और इसलिए हमें हर एक बेटी का सम्मान भी करना आना चाहिए। बात जो मैंने की है यहाँ पर बेटी के लिए, तो बेटी की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि आप जब पढ़ोगे सेंसस 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसको जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि सेक्स रेशियो जो है हमारे देश में, लिंगानुपात, वो बहुत ज़्यादा कम है। और इतना ज़्यादा कम उसके होने के पीछे जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स उसमें क्या है कि जैसे कमी उसमें जो है, जिसको हम बोल देते हैं ना कन्या भ्रूण हत्या बोल देते हैं जिसको, तो जैसे अगर वो जो भ्रूण हत्या है वो तभी, भ्रूण हत्या का मतलब यही है कि जब गर्भ के दौरान ही बच्ची को जो है मार दिया जाता है। तो ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी पे एक प्रकार से कलंक है, उन चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा डिस्कस किया है कि ये चीज़ें बिल्कुल अनैतिक होती हैं कि आप कोई भी व्यक्ति जो है गर्भावस्था के दौरान इस बात का परीक्षण करवा रहा हो कि उसके होने वाला बेटा है या बेटी है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात होती है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम जनरली अनुवांशिक बीमारियाँ भी कहते हैं। देखिए, अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाएंगे आपसे। अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएससी लेवल की या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल की, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपसे, वो पूछे जाएंगे आपके साइंस एंड टेक की फॉर्मेशन में। आपको ये ध्यान रखना है कि एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, साइंस में और टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, यानी कि विज्ञान में और तकनीकी में क्या डिफरेंस है। बस ये बात ध्यान रखनी है कि साइंस की नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो टेक्नोलॉजी कहलाती है, यानी कि विज्ञान का जो अगला चरण होता है वो तकनीक होता है। जैसे साइंस का मतलब है कि बात हुई है किसी थियोरी की, कोई सिद्धांत की बात हुई है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जो है, जैसे राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने पहली बार देखा कि भाई पक्षी इसलिए उड़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में विंग्स हैं, पंख हैं उनके पास में, कि यदि अगर ऐसे ही पंख इंसानों के पास में भी होते तो इंसान भी उड़ पाते। लेकिन उनको इस बात का पता था कि इंसान को ऐसे पंख लगाए नहीं जा सकते, और अगर लगाए भी जा सके तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है इसका गलत तरीके से प्रयोग भी कर लें। इसलिए उन्होंने उसी से इंस्पायर होकर के, चील से बाज से जो होप होता है, होप से इंस्पायर होकर के उन्होंने एरोप्लेन का निर्माण किया। तो जो एरोप्लेन हुआ, जो ये एरोप्लेन का निर्माण हुआ है यहाँ पर, ये एरोप्लेन यानी कि जहाज़ का निर्माण हुआ है इसलिए क्योंकि उससे पहले इसके बारे में थ्योरी दे दी थी किसने, जो राइट ब्रदर्स थे। राइट बंधु इनको कह देते हैं, राइट बंधु। तो इन्होंने ये थ्योरी दी, उसके बाद में इस थ्योरी को जब अप्लाई कर दिया, तो जब इसको अप्लाई कर दिया तो किसका निर्माण हो गया, एरोप्लेन का, यानी कि जहाज का। तो इसीलिए हम टेक्नोलॉजी को बोल देते हैं, अप्लाइड साइंस भी कह देते हैं इसको एक तरीके से। और टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पूछता है, तो उसके ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स से। मान लेते हैं कि जेनोमिक्स के क्षेत्र में, जेनेटिक्स का जो टॉपिक होगा उसके क्षेत्र में अगर कोई बड़ी कोई इन्वेंशन हो गया, कोई बड़ी डिस्कवरी होगी, तो वो लगातार न्यूज़ में बनी रहती है, तो ऐसी जगह से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए साइंस की भी, तब जा करके करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम डील कर पा रहे होते हैं। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप तैयारी इस लेवल की कर रहे हैं, जैसे हम तैयारी यहाँ पर, तो यहाँ की तैयारी में ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहाँ से, जो जेनेटिक के क्वेश्चंस होते हैं स्पेशली, वो क्वेश्चंस जो जेनेटिक्स से आते हैं वो ज़्यादातर रहते हैं करंट अफेयर्स के। लेकिन करंट अफेयर्स के इन जो डायनामिक क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं यहाँ पर, इनको समझने के लिए या इनको कर पाने के लिए, डील करने के लिए, इनको हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और बेसिक जानकारी हमें कहाँ पर मिलेगी, वो साइंस में मिलेगी, साइंस के बायोलॉजी वाले पार्ट में। तो आज जो हम यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ जो बेसिक बीमारियाँ हैं और जो सिंपल है, जिनको हम जो आराम से यहाँ पर समझ भी पाएंगे। बाकी जो टॉपिक होगा, जो एडवांस लेवल पर टॉपिक होगा, वो करंट अफेयर में जो हम उसको डील कर रहे होंगे उसको वहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कुछ और नहीं है, ये क्या होता है, एडिशन या रिमूवल ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि अगर गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि हो जाए। जैसे मानव में जो आदर्श स्थिति वो 46 है, लेकिन अगर गलती से 45 हो जाए, यानी कि यहाँ पर एक की कमी होगी, या 47 हो जाए तो यहाँ पर एक की वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा एक में, तो ये चीज़ें, ये क्या होगी, इसको हम बोल देते हैं एनोमोली। ये एनोमोली एक विसंगति पैदा होगी, और जो ये विसंगति होती है यही क्या करती है, इसी से बनती है, इट कॉजेज जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो अगर ये विसंगति हो जाए, यानी कि एडिशन, यानी कि किसी क्रोमोसोम्स का जो सेट है उसमें वृद्धि हो जाए या उसमें कमी हो जाए,
तो उसी की वजह से जो बीमारियाँ होती है उनको हम कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी कि अनुवांशिक बीमारियाँ। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अनुवांशिक बीमारियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पेपरों में पूछे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा इससे आते भी हैं। तो आप लोगों को उसको अच्छे से समझना होगा सारे के सारे टॉपिक को। जैसे इसमें हम बढ़ते हैं आगे, तो हम देखते हैं जो पहली बीमारी है उसका नाम है क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जो ये व्यक्ति है इसका नाम है क्लिनफेल्टर। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस बीमारी को खोजा था, इसलिए इन्हीं के नाम से इस बीमारी का नामकरण भी हो गया। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी कि एक का एडिशन हो जाता है। अब क्या है कि आपको इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना होता है इसको कि भाई कितने की वृद्धि हो रही, कितने की कमी हो रही है। बस आपको जो मेन चीज़ है जो समझने की यहाँ पर, वो है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। यानी कि अगर कोई किसी व्यक्ति को बीमारी है तो उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उसमें कितने की वृद्धि हुई क्रोमोसोम्स की या कितनी की कमी हुई। आपसे सामान्यतः जो पूछा जाता है कि ये किस बीमारी के लक्षण है, या ये जो लक्षण है, सिम्टम्स है, ये किस बीमारी के हैं, और जो बीमारी है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अगर ठीक करने की बात हो रही है तो करंट अफेयर्स में पहुँच गए, और अगर बेसिक बात हो रही है तो आप यहाँ पर बेसिक साइंस में आ गए। तो जैसे ये है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होती है। ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होती है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो सिम्टम होगा इसका, उसको हम कहेंगे कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के लिए हिंदी में शब्द होता है वृषण। अब वृषण क्या है, इसके लिए हम सिंपल इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये एक प्रजनन अंग होगा। और ये प्रजनन अंग वही अंग होता है जहाँ पर स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होगा जहाँ पर। तो ये क्या रहता है, ये अंडर डेवलप होता है, यानी कि ये अल्प विकसित होता है। और अगर ये अल्प विकसित है तो व्यक्ति कोई भी हो, कोई पुरुष होगा तो पुरुष इसके अल्प विकसित होने से हो जाता है स्टेराइल। तो स्टेराइल हो जाएगा, या स्टेराइलनेस इसको कह सकते हैं हम। इसके लिए हिंदी में शब्द है नपुंसकता। तो अगर ये किसी को बीमारी है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक इसलिए क्योंकि इसमें क्रोमोसोम्स में चेंजेस हुए हैं, तो नपुंसकता आ जाएगी इसमें। और ऐसा व्यक्ति कभी भी फादर नहीं बन पाता है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि इसकी जो पॉसिबिलिटी होती है किसी भी व्यक्ति में होने की, यानी कि इसकी संभाव्यता क्या होगी, तो ये जनरली 500 पुरुष में से एक पुरुष को, एक मेल को ये बीमारी हो सकती है। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम जो बीमारी है इसका संबंध है पुरुष से, और ये एक जेनेटिक बीमारी होती है। ऐसी ही जो बीमारी होती है उसकी खोज की थी टर्नर नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसको बोल दिया जाता है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर ऐसे लिखा जाएगा, तो टर्नर सिंड्रोम है। तो टर्नर सिंड्रोम जो बीमारी क्लिनफेल्टर सिंड्रोम थी, सेम लगभग ये भी वही है। बस डिफरेंस क्या है कि वो मेल में होती है और ये बीमारी फीमेल में होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि उसके सिम्टम्स क्या थे, लगभग सिमिलर ही सिम्टम्स, यानी कि सिमिलर ही लक्षण जो होंगे वो किस बीमारी के होंगे, वो होंगे इस वाली के। तो जैसे सिम्टम की अगर बात की जाए तो सिम्टम होगा इसका कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे वो क्या होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं, यानी कि अल्प विकसित होते हैं। और अगर अल्प विकसित होगी तो ये फिर किसको लीड करता है, स्टेराइलनेस को। और स्टेराइलनेस को हम क्या बोलते हैं, पुरुष के संदर्भ में इसको हम नपुंसकता कहते हैं, और महिला के संदर्भ में इसको हम बांझेपन कहते हैं। और बांझेपन से आप समझ रहे होंगे कि ऐसी कोई भी महिला कभी मदर नहीं बन पाती है। लेकिन अगर इसकी बात करें पॉसिबिलिटी की, तो पॉसिबिलिटी का मतलब है कि ये लगभग 5000 में से एक महिला को बीमारी हो सकती है। तो अगर दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करें हम क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में और टर्नर में, तो महिलाओं को ये बीमारी कम पकड़ती है। जबकि अगर बात करें पुरुषों की, तो पुरुषों में क्लिनफेल्टर सिंड्रोम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर पुरुषों में कितना था, 500 में से एक व्यक्ति को हो सकती है, जबकि यहाँ पर 5000 में से केवल एक को होने के इसके चांसेस रहते हैं। बीमारी जो है वो है डाउन सिंड्रोम।
अब डाउन सिंड्रोम का जो सिम्पटम होगा, सिम्पटम्स जो उसके होंगे वो होता है कि इट लीड्स टू मंगोलिज्म। मंगोलिज्म, जो ये शब्द है मंगोलिज्म, इसको भी थोड़ा समझेंगे हम। ये शब्द आया है निकल करके मंगोलाइड से। मंगोलाइड्स एक प्रजाति है जो, जैसे चीन के लोग होते हैं ना, चीन के, तो चीन के लोग, इनकी खास बात क्या होती है मंगोलाइड प्रजाति की, कि इनके जो बाल होते हैं वो स्ट्रेट रहते हैं, स्ट्रेट इनके हेयर रहेंगे। इनका जो फोरहेड होगा, फोरहेड यानी कि माथा होगा, वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। और इनकी जो आइज़ होती हैं वो थोड़ी कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। इनकी जो हाइट होती है, हाइट भी यानी कि जो ऊंचाई होगी शरीर की, वो भी कम रहती है। इनकी जो स्किन होती है वो पीली टाइप की होती है, पीली पीली उसको इसलिए बोल देते हैं हम, जनरली पीली बोलते हैं उसको, बाकी कोई ऐसा वो नहीं है उसका फंक्शन। क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि जो मेलानिन होता है, एक शब्द होता है मेलानिन, मेलानिन को हम वर्णक कह सकते हैं, क्योंकि ये स्किन को कलर प्रोवाइड करता है। जिसकी भी व्यक्ति की स्किन में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसका कलर उतना है, उसका कॉम्प्लेक्स होगा डार्क। और इसकी जो मेलानिन होता है, इसकी अगर मात्रा कम रहती है तो उतना ही कॉम्प्लेक्स उसका क्या होगा, फेयर होता है। तो इसलिए ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जबकि जो ये वाली स्थिति है, इन दोनों की लगभग बीच की स्थिति होती है, इसलिए इनको पीले व्यक्ति कह देते हैं। अब बात हुई यहाँ पर मंगोलिज्म की, तो मंगोलिज्म का मतलब है, अब एक बात ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि चीन के सभी लोगों को मंगोलिज्म से वो ग्रसित हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये शब्द लिया गया है यहाँ से। मंगोलिज्म में होता क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले से ही बताया इस चीज़ के बारे में, कि जो व्यक्ति होगा उसकी जो फिजिक होगी उसको हम कह सकते हैं इरेगुलर, इरेगुलर फिजिक होती है उसकी, इरेगुलर फिजिक। इसका मतलब होगा कि अनिश्चित शरीर होगा उसका। अनिश्चित शरीर का मतलब होगा कि शरीर का जो लेआउट होगा ना, बॉडी का लेआउट का मतलब है कि जो शरीर का एक आकार होता है, जो एक सामान्य आकार होता है, वो आकार सामान्य ऐसा नहीं रहेगा। हो सकता है कि कोई व्यक्ति है कि उस व्यक्ति को पीछे की साइड में कोई हम्प निकल जाए, जिसको हम कुबड़ कह देते हैं, कुबड़ निकल सकता है। या उसके अलावा उसके जो जैसे लेग्स होती हैं या उसके हाथ होंगे, हैंड्स होंगे, उनमें भी क्या होता है कि वो भी थोड़ा सा उनका लेआउट भी क्या होता है, थोड़ा मतलब डिफॉर्म हो जाता है। डिफॉर्म मतलब थोड़ा भद्दा हो जाता है। तो इरेगुलर फिजिक होगी, साथ साथ में ऐसा व्यक्ति मेंटली क्या होगा, रिटार्ड होगा, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन की भी समस्या रहेगी। इसको कहते हैं मानसिक रूप से कमज़ोर होना। जो ऐसा व्यक्ति होगा उसकी जो जीभ होती है वो थोड़ी सी कैसी रहेगी, वो मोटी हो जाती है। तो जिसकी जीभ मोटी होती है, आपको पता है कि उसको बोलने में भी क्या होगी, समस्या होगी। कुछ लोग आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे कि जो जिनकी लार टपकती रहती है, शरीर उनका ठीक नहीं रहता, उनके शरीर को स्थायी रखने के लिए, स्टेबल रखने के लिए एक जगह कुछ इक्विपमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति दिमाग से भी थोड़े से कमज़ोर रहते हैं और साथ साथ में सही से बोल भी नहीं पाते। तो ये बीमारी भी एक प्रकार की जेनेटिक डिसऑर्डर है। और एक बात और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसी बीमारियां होती है कि या तो इनका इलाज नहीं है, लाइलाज होती है, या दूसरा अगर इनका इलाज है भी तो इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो उम्मीद है कि डाउन सिंड्रोम आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट जो बीमारी है उसको हम कहते हैं पटाउज सिंड्रोम। अब यहाँ पर शब्द आया हुआ पटाउ, तो पटाउ एक साइंटिस्ट का नाम था। ये पटाउ एक साइंटिस्ट का नाम था। तो जो ये बीमारी होती है पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम बीमारी भी सामान्यतः आप लोगों ने बहुत सारे लोगों में देखी होगी। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं इसके, वो लक्षण कैसे कैसे लक्षण होंगे कि जिससे हमें पता चले कि भाई ये बीमारी कैसी होगी कैसे नहीं। एक छोटी सी बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि बीमारी लगभग ही डाउन सिंड्रोम जैसी होगी, लेकिन डाउन सिंड्रोम जो होगा उसमें कंडीशन कुछ ज़्यादा ही वर्स्ट होती है, ज़्यादा ही बेकार होती है डाउन में। इसमें थोड़ी सी कंडीशन ठीक होती है डाउन की कंपैरिजन में। तो इसमें क्या होगा कि एक तो जो अपर लिप होगा, अपर लिप जो होगा उसके मध्य में क्या होगा, कट होगा। बहुत से व्यक्ति आपने देखा होंगे कि जिनका ऊपरी होठ बीच में से कटा होता है, तो मिडिल में उसके कट मार्क होगा। कट मार्क का मतलब है कि मार्क नहीं, पूरा का पूरा कट ही होगा, स्प्लिट होता है उसका ऊपर वाला एयर, जो सॉरी लिप होगा ऊपर वाला। तो जो ऊपर वाला लिप है, ऊपर वाला जो होठ है वो बिल्कुल अलग अलग रहता है, कटा हुआ रहता है बीच में से। दूसरी चीज़ खास बात इस बीमारी में जो लक्षण है वो है कि ऐसा व्यक्ति मेंटली भी थोड़ा सा रिटार्ड होता है। जो शब्द रिटार्डेशन है इसका मतलब होता है मंद हो जाना।
मंद तो आप समझ रहे हो, और मेंटली का मतलब बुद्धि, तो इसके लिए हिंदी में शब्द बनेगा मंद बुद्धि होना। तो मतलब उसकी जिसकी जो व्यक्ति दिमाग से ज़्यादा काम नहीं कर पाता है, तो या दिमाग का ज़्यादा यूज नहीं कर पाता है, तो उसको ये बीमारी हो जाती है। इसके अलावा फिजिक जो होगी, उस व्यक्ति की फिजिक भी थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, लेकिन इतनी भी गड़बड़ नहीं होगी जितनी गड़बड़ी किस में होती है, डाउन में होती है। तो उसकी फिजिक जो होगी इरेगुलर होगी, उसकी जो फिजिक रहेगी वो भी कैसे रहेगी, इरेगुलर फिजिक रहेगी उसकी। यहाँ पे सी लगा लेना है। फिजिक का मतलब जो शारीरिक बनावट है, शारीरिक बनावट कैसे रहेगी उसकी, इरेगुलर रहेगी। एक ये भी इसके साथ में जो है कंडीशन रहती है। इसके अलावा अगर इसमें देखें हम, तो कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति की जो आइज़ रहती है, आइज़, अगर हम आइज़ की बात करें, तो आइज़ जो होंगी वो बल्ज आउट करके रहती है। बल्ज आउट का मतलब है कि बाहर की ओर निकली हुई। देखिए यही सेम जो सिम्टम है, ये सेम सिम्टम होता है मैंगोलिज्म में भी। और मैंगोलिज्म जो बीमारी है उसको हम क्या बोलते हैं, आपको पता है कि वो डाउन सिंड्रोम में जो हो रही है, तो यही सेम सिचुएशन वहाँ पर भी रहती है। बल्ज आउट का मतलब है कि व्यक्ति की आंखें बाहर की ओर निकली हुई प्रतीत होती है। तो इसलिए पटाव सिंड्रोम सेम लगभग ऐसा ही है, जैसा कि क्या है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में अपर लिप में मिड कट नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा शारीरिक बनावट, यानी कि इसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही क्या रहती है, वोस्ट रहती है, यानी कि ज़्यादा ही भयंकर बीमारी होती है इसके कंपैरिजन में। इस बीमारी में व्यक्ति अपना ख्याल खुद भी रख सकता है, जबकि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति अपना ध्यान स्वयं नहीं रख पाता है। नेक्स्ट जो बीमारी है उसको हम कहते हैं हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस, जो ये बीमारी होती है हाइपर ट्राइकोसिस, ये जनरली बच्चे में पहुंचती है फादर से। फादर का, अच्छा, मदर में और फादर में जो क्रोमोसोम होगा वो डिफरेंस कहाँ पर होता है, एक्स और वाई में। फादर में कौन सा क्रोमोसोम होगा, वाई होगा, जबकि मदर में कौन सा होता है, एक्स क्रोमोसोम। तो हाइपर ट्राइकोसिस के लिए कौन सा जो गैमेट है, जो जिसको हम हैप्लॉइड गैमेट बोल रहे हैं, वो कौन सा जिम्मेदार होता है, वाई। और वाई का मतलब है कि ये बीमारी बच्चों में अगर पहुंच पा रही है तो किससे पहुंच पा रही है, फादर से या दादा वगैरह जो होते हैं उनसे ये बीमारी पहुंच रही होती है। जनरली फादर से ये बीमारी पहुंचती है। अब हाइपर ट्राइकोसिस में होता क्या है कि मैं आपको कुछ बेसिक बात बता देना चाहूँगा। जो ईयर को अगर हम देखते हैं तो ईयर इस टाइप से बना होता है, ऐसा होता है ईयर बना हुआ, आपने देखा होगा। तो ईयर के अंदर का तो पूरा का पूरा फंक्शन होता है, जिसको हम जो बाद में समझेंगे जब हम ईयर का फॉर्मूला, सॉरी, ईयर का फिगर बनाएंगे, तो उसको हम तसल्ली से वहाँ पर समझेंगे। लेकिन जो ईयर होता है ये होता है कहाँ पर, इनर पार्ट होता है, कान अंदर होता है हमारा। लेकिन जो ये बाहर का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं कि ईयर का पिन्ना होता है। इसके लिए हिंदी में शब्द होगा कर्ण पल्लव। अब जो ये ईयर पिन्ना होता है इसका काम क्या होता है, आपने जितने भी मैमल्स होंगे, स्तनधारी जो प्राणी होते हैं, सभी में आपने देखा होगा, भैंस हुई चाहे कुछ भी हुआ, भैंस हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, गाय हुई, सब में आपको ईयर बाहर की ओर निकले हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि सभी के सभी मैमल्स हैं वो। ये भी खास बात होती है मैमल्स की। आपने कभी सांप के कान नहीं देखे होंगे, चिड़िया के कान नहीं देखे होंगे, क्योंकि वो मैमल्स नहीं होते हैं। तो ये जो ईयर पिन्ना होता है ये ऐसे प्राणियों में एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता है कि जिनकी सुनने की क्षमता थोड़ी सी कम रहती है दूसरे प्राणियों की अपेक्षा। तो सुनने की क्षमता कम होगी, इसलिए ईयर पिन्ना क्या करता है कि ये किसी भी कोई भी साउंड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, उसकी आवृत्ति को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। आवृत्ति को बढ़ाने से होगा क्या कि जो उसकी पिच वैल्यू होगी, पिच वगैरह जो होगा, लाउडनेस होगी, वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें आवाज़ जो है स्पष्ट सुना देती है। तो हम आवाज़ को क्लियरली क्या कर पा रहे होते हैं, सुन पा रहे होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो सिम्टम होगा हाइपरट्राइकोसिस का, फादर की बीमारी है, तो इसमें क्या होगा कि फादर से जाएंगे बच्चे में, और बिग हेयर हो जाएंगे, जो पैदा हो जाएंगे, बड़े बाल पैदा हो जाएंगे कहाँ पर, ईयर पिन्ना पर, कनपल्लव पर बड़े बालों का उग जाना, उस बीमारी को कहते हैं हम हाइपरट्राइकोसिस। और ये बीमारी भी कौन सी है, जेनेटिक बीमारी है, यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट जो बीमारी है हमारी, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट बीमारी को हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब आपको पता है कि इसको बोलते हैं हम रक्तालापता, यानी कि रक्त की कमी हो जाना। इसका मतलब क्या है कि ब्लड की कमी हो जाना। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए जो ब्लड होता है, ब्लड तो एक, इसको हम बोलते हैं एक प्रकार से कि होता है कन्वेक्टिव टिश्यू होता है।
जब हम टिश्यू को पढ़ेंगे आगे तो समझेंगे। ब्लड प्रॉपर चैप्टर भी वहाँ पर, यानी कि संवहनीय ऊतक होता है। इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोल देते हैं। कनेक्टिव इसलिए क्योंकि ये पूरी पूरी बॉडी में होता है, तो सभी के सभी ऑर्गन्स को इंटरकनेक्टेड करता है ब्लड आपस में। टिश्यू वो होता है जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, आपको पता ही है। यानी कि टिश्यू का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, सेल्स। यानी कि एक सेल, ये ऐसे ऐसे सेल जब कई सारे मिल जाएंगे तो उससे मिलकर के बनता क्या है, टिश्यू। इसीलिए ब्लड में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं। जैसे ब्लड में आपने सुना होगा एक होता है आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। जहाँ पर ये शब्द है आर, इसका मतलब है रेड। और रेड जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, आयरन के कारण। और आयरन का कलर जो है, जो ये आयरन है, ये ब्लड में पाया जाता है किसकी फॉर्म में, हीम की फॉर्म में। हीम के साथ में एक ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, तो उसको कलेक्टिवली हम हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है, और हीम क्या है, एक प्रकार से वर्णक है जो रेड कलर प्रदान कर रहा है आरबीसी को। आरबीसी का ही जो दूसरा साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं हम इरीथ्रोसाइट्स। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी भी है, जैसे कि प्लेटलेट्स होती है। अच्छा, प्लेटलेट्स की खास बात होती है कि ये पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में। मैमल्स यानी कि जो स्तनपायी या स्तनधारी प्राणी होते हैं उनमें होती हैं, कुछ एक को छोड़ करके, कुछ एक में ये नहीं होती है। अब इसकी बात करें तो इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, इसको हम लियोकोसाइट बोलते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ एक बार को यहाँ पर, लियोकोसाइट्स कहते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट कह देते हैं इसको। जहाँ पर शब्द आता है साइट, इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि बात किसकी हो रही है, सेल की बात हो रही है। तो अगर बात की जाए ब्लड की, तो ब्लड में सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है कौन से टाइप के सेल्स की होगी, तो वो होती है आरबीसी की। जब आप कहोगे कि ये आरबीसी कैसे काम करता है, तो थोड़ा सा इसको भी हम समझेंगे यहीं पर ही। मान लेते हैं कि ये आरबीसी है, कोई ये आरबीसी है यहाँ पर, और आरबीसी के अंदर ही क्या पाया जा रहा है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को हम बोल देते हैं कैरियर ऑफ O2 एंड CO2। हीमोग्लोबिन जो होता है शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, और शरीर से बाहर CO2 को लेकर के जाता है। लंग्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मानव का जो शरीर विज्ञान है उसको पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर समझेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आरबीसी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए जब हम कहते हैं ना कि ब्लड की कमी होगी, तो जनरली हम मान के चल रहे होते हैं कि आरबीसी काउंट बॉडी में क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि आरबीसी के कम होने से अपने आप ही हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पर जनरली क्या टेस्ट करते हैं वो लोग, हीमोग्लोबिन को टेस्ट करते हैं। हमने इतनी बातें डिस्कस इसलिए की है ताकि आपको टॉपिक ईजिली समझ में आ जाए। देखो क्या होता है कि जब हम ब्लड को पढ़ेंगे, वैसे तो हम तभी देखेंगे उसको अच्छे तरीके से, कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी एक सेल है, और इसकी जो लाइफ स्पैन होगा, लाइफ स्पैन मतलब जो इसकी एक प्रकार से समझ लेंगे कि इसकी आयु का मतलब है कि इसको समझेंगे कि भाई आपने एक बात तो सुनी होगी कि जो जन्म लिया है जिसने, उसका अंत भी होना ही है। हम इंसान हैं, हमने जन्म लिया तो हमारा भी कभी अंत होगा। जिस पृथ्वी पर जन्म लिया है, इस पृथ्वी का भी कभी जन्म हुआ था, तो जो जन्म हुआ तो पृथ्वी का भी अंत निश्चित है, सूर्य का भी अंत निश्चित है, और हमारा जो यूनिवर्स है उसका भी अंत निश्चित है। लेकिन क्या है कि अंत होने में अलग अलग टाइम स्पेन होता है सभी का। कोई 2 दिन में जो है अंत हो गया, कोई 2 करोड़ साल में नहीं अंत हो पाया किसी का। तो जो आरबीसी होती है, आरबीसी का जनरली 20 से 120 दिन क्या रहता है, इसकी लाइफ रहती है। इसकी जो जीवन है आरबीसी का, वो लगभग इतना रहता है। ये कॉमन सी बात है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाए, सिकल सेल एनीमिया, सिकल का मतलब है, आप समझना यहाँ पर कि मतलब जैसे आपने सुना होगा ना द्रांति टाइप की, जो द्रांतें होते हैं, द्रांते का मतलब क्या होता है कि जब हमारी जो आरबीसी होती है, इसको हम ऐसा समझेंगे कि आरबीसी की जब संख्या कम हो जाती है, हम हीमोसाइटोमीटर हमने पहले डिस्कस किया था, एक शब्द होता है हीमोसाइटोमीटर, जिससे हम पता करते हैं किसके बारे में, आरबीसी के काउंट के बारे में, कि आरबीसी हमारे शरीर में कितनी है कितनी नहीं। जिससे हीमोग्लोबिन का टेस्ट करते हैं, उसको हम हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। अब क्या होगा कि जैसे आरबीसी की संख्या जब कम होने लगती है, तो आरबीसी अपने आप को बचाने के लिए आरबीसी में द्रांतें पैदा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आरबीसी है, तो ये इसमें यहाँ पर थोड़े से द्रांति की फॉर्म में ऐसे इसमें बाहर स्पाइंस के जैसे जो है निकल जाते हैं बाहर की ओर, तो इसलिए सिकल हो जाता है, इसलिए इसको हम सिकल बोल देते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये इतनी बातें डिस्कस इसलिए की है
कि क्या होता है कि जनरली जो कंडीशन है, वो तो कंडीशन क्या है कि इनकी जो लाइफ होनी चाहिए वो 20 से 120 दिन रहनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इसमें जो आरबीसी होंगी, यानी कि इरिथ्रोसाइट्स होंगी, वो क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय करती है मोर रैपिडली। यानी कि आरबीसी बहुत तेज़ी के साथ में नष्ट होना शुरू हो जाती है जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है। और ये बीमारी चूँकि जेनेटिक है, इसलिए इस बीमारी के साथ समस्या ये है कि ऐसा व्यक्ति हर समय, चाहे वो कितना भी खाना पीना क्यों ना खा ले या कुछ और भी क्यों ना कर ले, उसके बॉडी में क्या रहता है कि इसकी कमी रहती रहती है। एक जो आइडियल जो काउंट होना चाहिए आरबीसी का, उसकी बॉडी में इतना नहीं पाया जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया बहुत ही एक प्रकार से भयावह टाइप की बीमारी होती है। देखो, दोनों में डिफरेंस समझना है। एक होता है खाली एनीमिया। मान लेते हैं कि जैसे मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, लेकिन मेरा खान पान अच्छा नहीं हो पा रहा है, मुझे कोई बीमारी होगी, मान लेते हैं कोई छोटी मोटी कोई ऐसी डिसीज़ होगी, मलेरिया टाइप का या कुछ और, तो मेरी बॉडी में हो सकता है कि ब्लड की मात्रा कम होने लगे, यानी कि आरबीसी काउंट कम हो जाए। तो अगर वो जनरल हो रहा है तो उसको हम कह देंगे एनीमिया। लेकिन अगर ये जेनेटिक है किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये जेनेटिक है, जबकि खाली अगर एनीमिया की बात हो रही है तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति कौन सी किसी दूसरी बीमारी से तो जूझ नहीं रहा। ऐसी एक बीमारी और होती है जिसको हम बोल देते हैं फिनाइल कैटोन्यूरिया। जो बीमारी नेक्स्ट वाली है, सात जितने भी नंबर की होगी, एक बीमारी होती है जो जेनेटिक डिसऑर्डर ही है, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल कैटोन्यूरिया। अब जो ये बीमारी होती है, इस बीमारी में क्या होगा कि व्यक्ति बचपन से ही मेंटली क्या रहेगा, रिटार्ड रहेगा। यानी कि जिस व्यक्ति का मानसिक स्तर बहुत कमज़ोर रहता है। आपने देखे भी होंगे कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनका जो ब्रेक जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होती है, स्कल का जो साइज होगा वो भी क्या हो जाता है, कम रहता है, थोड़ा सा कम रहता है। और वो थोड़ा, आप उनकी अगर कुछ चीज़ों को देखोगे, उनकी ट्रेट्स जो होती हैं, तो उन ट्रेट्स के माध्यम से आप उनको देख करके ही बता सकते हो कि व्यक्ति मेंटली थोड़ा सा रिटार्ड है। तो उस व्यक्ति को ये बीमारी होती है, जेनेटिक बीमारी, जिसका नाम है फिनाइल कैटोन्यूरिया। ऐसे ही एक बीमारी और भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी कह देते हैं। इसके लिए हिंदी में शब्द है वर्णांधता। वर्णांधता, वर्ण का मतलब है कलर, कलर का मतलब है कि कलर का ब्लाइंडनेस का मतलब है कि हम कलर को क्या नहीं कर पा रहे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, यानी कि फेलियर टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि अंतर कर पाना, कि हम अंतर कर पाने में अक्षम हो पा रहे हैं। ओह, तो ऐसे दो रंग होते हैं, दो कलर होते हैं कि जिनमें हम अंतर नहीं कर पाते। वो कलर कौन कौन से होते हैं, बेसिक कलर भी इनको कहा जाता है। एक रेड होगा, एक होगा ग्रीन, एक हरा होता है, एक होता है लाल। ये हरा होगा। तो ऐसा व्यक्ति लाल और हरे में डिफरेंस नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता दोनों को। उसको लाल की जगह हरा दिखाई पड़ेगा, हरे की जगह लाल दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर ऐसा व्यक्ति कहीं पर ट्रैफिक कंट्रोल में इसको लगा दिया जाए, तो ये जैसे ट्रेन की बात कर ले, तो ट्रेन में अगर रेड लाइट ऑन होगी तो इसको व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा वो ग्रीन। तो ये क्या कर देगा, ये मामला गड़बड़ करवा देगा कि नहीं करवा देगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को, जिनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे व्यक्ति को रेलवेज़ में नौकरी नहीं दी जाती है। और भी बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर इनको नौकरी नहीं मिल सकती है। और ये बीमारी जो है, ये बीमारी कौन सी है, अनुवांशिक की बीमारी है। इसलिए इस अनुवांशिक की बीमारी का कोई ऐसा इलाज भी संभव नहीं हो पाता है। आप लोगों को एक कन्फ्यूजन ना हो तो यहीं पर इस साइड में एक नोट बना लेना छोटा सा। एक बीमारी और भी है जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ये मैं साथ में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ताकि आपको इसमें कोई ऐसी समस्या ना हो। इसको हम बोलते हैं रात का अंधा होना, यानी कि रतौंधी। इसके लिए शब्द होता है क्या, रतौंधी। ऐसा व्यक्ति रात के समय सही प्रकार से नहीं देख पाता, या जैसे मान लीजिए कि कोई टाइम है, जैसे इवनिंग का टाइम है या अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, कि जहाँ पर सूर्य छिप तो गया है, सनसेट हो तो गया है, या सनराइज होने वाला है, लेकिन अभी तक जो है रोशनी है चारों तरफ, तो उसको ऐसी कंडीशन में भी दिखाई नहीं पड़ता है। उसको बोलते हैं हम नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है, आपको ध्यान रखना है कि ये डिफिशियंसी के कारण होती है, किसकी, विटामिन की। और विटामिन में कौन से वाला, ए।
विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है रतौंधी। तो ये बीमारी को ध्यान रखना है कि नाइट ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस में डिफरेंस है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो है ये भयंकर बीमारी है, क्योंकि ये अनुवांशिक ही है। नाइट ब्लाइंडनेस कैसी है, वो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। मान लीजिए, जैसे आपने पता होगा कि विटामिन ए का नाम भी क्या है, रेटिनॉल बोलते हैं इसको। रेटिनॉल का संबंध है रेटिना से। यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ पा रहा होगा, रेटिना का मतलब है कि आँख की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो ये बीमारी भी किससे, ये विटामिन किससे संबंधित है, आई से संबंधित है। अब ऐसी बीमारी को दूर किया जा सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे एक होता है फ़िश ऑयल। अगर फ़िश ऑयल को कोई व्यक्ति सही से खा रहा है तो वो ठीक हो सकता है। ऐसे ही जैसे होता है भाई कैरेट, कैरेट भी इसके लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ें अगर इसकी बात की जाए, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं ऐसी कि जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के साथ साथ में विटामिन ए की भी उनमें भरमार होती है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है कि नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है इज़ नॉट ए जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है ये एक डिफिशियंसी के कारण होती है विटामिन ए की, यानी कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। ऐसी ही एक बीमारी और है, बड़ी फेमस बीमारी है ये भी, हीमोफीलिया। इसको कहते हैं हम हीमोफीलिया। देखिए ये भी कई बार पेपरों में पूछी जाती है, हीमोफीलिया नाम की ये बीमारी। जो हीमोफीलिया बीमारी है, ये बीमारी भी कौन सी है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। देखिए मैं वैसे तो इनको आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा सकता था, बता सकता था अलग से, लेकिन मैं चूँकि हमने अभी अभी हाल ही में पढ़ा था सेल कोशिका के बारे में, इसलिए मैं चाह रहा था कि कोशिका की सारी चीज़ों को ख़त्म ही कर दिया जाए ताकि नेक्स्ट फिर आगे बढ़ा जा सके। इसलिए मैंने ये बीमारी आपको साथ के साथ यहीं पर ही बता दी। तो हीमोफीलिया नाम की बीमारी भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि एक अनुवांशिकी बीमारी है। अब इस बीमारी का जो सिम्टम होगा वो क्या होता है, फेलियर। इसमें फेलियर हो जाता है, फेल किस चीज़ का हो जाता है, फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग इसको हम बोल सकते हैं कि रक्त का थक्का न बन पाना, रक्त का थक्का न बन पाना। अब देखो इस बीमारी की कुछ बातें हो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये रक्त का थक्का क्या होता है और इसका संबंध हीमोफीलिया से कैसे है। जो रक्त का थक्का बनाने का काम होता है हमारी बॉडी में, वो काम करती है प्लेटलेट्स। इसलिए मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स स्पेशल ही इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी होती है, मान लेते हैं कि कोई बाउंड हो जाए, कोई घाव लग जाए, इंजरी हो जाए कोई, तो वो दूसरे जो पशु पक्षी हैं उनकी अपेक्षा जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स ज़्यादा जल्दी रिकवर कर जाते हैं, ज़्यादा जल्दी हील कर जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं। और प्लेटलेट्स ये होती हैं, इनमें पाई जाने वाली चीज़ें होती है जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक कंपोनेंट होता है, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये दो कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की, दो कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हेल्प करते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। जो हेल्प करते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। और ये ब्लड क्लॉट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसके लिए जो नेसेसरी विटामिन होता है वो होता है विटामिन के। तो विटामिन के की उपस्थिति में ही थ्रोम्बोबिन और जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये आपस में रिएक्ट करके ब्लड को क्लोट कर देते हैं। विटामिन के अलावा जो एक और कंपोनेंट होता है उसको हम बोल देते हैं फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन, देखिए ये जो चीज़ें हैं, फिब्रिनोजेन हुआ है, थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन हुआ, इनको हम पढ़ेंगे जब ब्लड वाला चैप्टर आएगा हमारे पास में, और वहाँ पर प्लेटलेट्स को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब इनको और भी अच्छे से समझेंगे हम सभी चीज़ों को कि फिब्रिनोजेन क्या होता है, हिपेरिन क्या होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है या प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, कैसे कैसे ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन होता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, इनकी रिएक्शंस करवा करके वहाँ पर समझेंगे इसको। फिलहाल आपको बेसिक बात जो ध्यान रखनी है वो क्या होती है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन हुआ, प्रोथ्रोम्बिन हुआ या फिब्रिनोजेन हुआ, आपको उनके नाम से पता चल रहा होगा कि जैसे थ्रोम्ब यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी थ्रोम्बो आ रहा है, तो इन दोनों का संबंध किससे, थ्रोम्बोसाइट्स। इसको प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं इसको। यानी कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थ्रोम्बो टाइप के सेल होते हैं इसमें। तो ये तीन चीज़ें जो होती हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं प्लेटलेट्स के, जो हेल्प करते हैं किसमें, ब्लड के क्लॉटिंग में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो इनकी साथ में हेल्प करता है कौन, विटामिन, जो विटामिन के होता है ये इसमें हेल्प करता है। हीमोफीलिया नाम की बीमारी में होता क्या है कि ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि प्लेटलेट्स में इनकी जो रिएक्शन है आपस में कंपोनेंट्स की, वो सही प्रकार से नहीं हो पाती। ये रिएक्ट करते हैं कैल्शियम के साथ में, तब जा करके अल्टीमेटली फिब्रिन बनता है, और फिब्रिन के साथ में
जब ये जो प्लेटलेट्स होगी, जब फिब्रिन बन जाएगा लास्ट में, तो ब्लड क्लोट कर जाता है। अब इसको हम बेसिक थोड़ा सा समझें तो ब्लड क्लोट का मतलब होता क्या है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर वाउंड हो जाए, कोई घाव हो गया, किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो गया, इस टाइप का चोट लग गई किसी व्यक्ति को, तो उसका जो वाउंड होगा, जो उसका घाव होगा, घाव से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। घाव से क्या होती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि रक्त का जो है रक्त बहना शुरू कर जाएगा वहाँ से। अब जैसे रक्त बहना शुरू करेगा तो आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों का कुछ टाइम के बाद में रक्त बहना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास में होती है सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी। सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि बॉडी अपने आप को स्वयं ही दुरुस्त करना शुरू कर देती है। तो रक्त बहना बंद अगर हो गया मान लेते हैं, तो बंद इसलिए हुआ क्योंकि ब्लड ने क्या किया, क्लोट बना दिया, यानी कि ब्लड क्लोटिंग हो गया। रक्त का थक्का बन जाएगा। थक्का का मतलब कि जैसे ये वेन है कोई, इससे ब्लड निकल रहा कंटिन्यू, तो यहाँ पर एक थक्का बना देगा इस टाइप से, और थक्का बन करके ये ब्लड अंदर का अंदर ही रुक जाएगा। ये ब्लड शरीर से रक्त बाहर नहीं जा पाएगा। तो लेकिन अगर ये जो है बंद नहीं हो पाया, अगर बंद ये नहीं हुआ, इसका मतलब क्या नहीं हुआ कि जो ब्लड क्लोटिंग है वो नहीं हो पाया है। और अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पा रहा है तो उसका मतलब उस व्यक्ति को बीमारी कौन सी है, हीमोफीलिया। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया नाम की बीमारी होती है, यदि ऐसे व्यक्ति को चोट लग जाए और ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, अगर ऐसे व्यक्ति को सही समय पर अस्पताल में एडमिट ना किया जाए तो ऐसे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। बच्चों, आज की क्लास में तो इतना ही सेशन रखेंगे हम। हालांकि जेनेटिक डिसऑर्डर्स और भी बहुत सारे होते हैं, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे डिटेल में जब हम जेनेटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर समझेंगे। ये फिलहाल बेसिक कुछ बातें मैंने आपको बताई है, बेसिक बीमारियाँ कुछ बताई है। उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर रहे होंगे। रिवाइज करना अच्छे से, एग्ज़ाम तो थोड़ा सा और भी पोस्टपोन होने वाला है जहाँ तक चांसेस है, क्योंकि यूपीएससी ने भी ऑफिशियली इस बात को जो है प्रोक्लेम कर दिया है कि एग्ज़ाम अभी नहीं हो पाएगा। हालांकि अगर बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, जैसे यूपी है, तो यूपी का 21 जून को 2020 वाला पेपर होना था, तो वो पेपर अभी नहीं हो पाएगा। शायद उसके भी चांसेस हो सकते हैं कि वो भी पोस्टपोन हो जाए। बाकी फ़िलहाल कुछ कह पाना संभव नहीं है। वो तो देखा जाएगा कि कोरोना के बाद में, जैसे लॉकडाउन 3 तारीख में बंद अगर ओपन होता है मान लीजिए, तो उसके बाद में सिचुएशन कैसी जाती है, उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है फिर बाद में कि एग्ज़ाम जल्दी होगा या लेट होगा। तो आप अपनी तैयारी को में अच्छे तरीके से जो है लगे रहिए, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। अच्छा कीजिए, कम पढ़िए लेकिन इफेक्टिव पढ़िए। नमस्कार दोस्तों। बायोलॉजी की अन्य सभी वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।